वन पीस के लेटेस्ट चैप्टर में हम लोगों को रॉजर का लेफ्ट हैंड मैन यानी कि स्कॉपर गैबन इंट्रोड्यूस करवा दिया जा चुका है और हम लोगों को उसकी पावर्स को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। लेकिन मैं तुम लोग को एक चीज बता दूं कि उसकी जो पावर्स होने वाली है उससे ज्यादा उम्मीदें मत लगाना, क्योंकि तुम डिसअपॉइंट होने वाले हो। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग इन दो चीजों के ऊपर बात करने वाले हैं कि स्कॉपर गैबन की आगे पावर्स क्या होने वाली है और वो कैसे तुम लोग को डिसअपॉइंट करेंगी। और उसके अलावा हम लोग एक थ्योरी को डिस्कस करेंगे जो होने वाली है कि क्या स्कॉपर गैबन मैन मार्क्ड बाय फ्लेम्स है। एंड आज का ये वन पीस का वीडियो बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है, तो तुम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक इसको जरूर देखना। सबसे पहले तो ये जो चैप्टर था वन पीस का 1139, इसके अंदर ही हम लोग को स्कॉपर की पावर्स का एक अंदाजा दे दिया गया। उस चैप्टर के अंदर हम लोग को ये बताया था कि जो स्कॉपर गैबन है उसको निकनेम दिया गया है द माउंटेन ईटर का, और इसके पीछे भी एक खास स्टोरी है जो मैं तुम लोग को बता देता हूँ। गोल्डी रॉजर की लाइफ में एक टाइम ऐसा आया था जब उसको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत थी, लेकिन उस मोमेंट पर उनका पूरा का पूरा क्रू एक माउंटेन वाली जगहों पर फंसा हुआ था और उस पूरे माउंटेन वाले एरिया को एनिमीज पायरेट्स ने घेर लिया था। अब ये एनिमीज पायरेट किसी ये पायरेट क्रू का नाम नहीं है, बल्कि ये वो पायरेट्स हैं जो कि रॉजर पायरेट्स के एनिमी यानी कि दुश्मन हुआ करते थे। उस टाइम पर ये कुछ 100 से भी ज्यादा लोग थे जिन्होंने रॉजर पायरेट्स को घेर लिया था। उस एक पर्टिकुलर टाइम पे वहां पर एक बंदा आया जिसने अकेले ही 2 कुल्हाड़ियों की हेल्प से उन सारे के सारे पायरेट्स को खत्म कर दिया था। वो बंदा और कोई नहीं बल्कि स्कॉपर गैबन ही था। उस बंदे ने अकेले ने सिर्फ 2 कुल्हाड़ियों की हेल्प से 100 से भी ज्यादा पायरेट से निपट लिया, और उसने इतनी बुरी हालत करी थी उस जगह की कि उस जगह पर जितने भी पेड़ थे उनमें से एक सिंगल पेड़ ऐसा नहीं बचा था जो कि सीधा खड़ा हो। उसने इतनी बुरी तरीके से लोगों को मारा था कि वहां पर पूरा का पूरा एरिया ही डिस्ट्रॉय हो गया था। एक सिंगल चीज भी वहां पर सीधी नहीं खड़ी रह पाई थी। तुम लोग सोच के देखो कि ये अकेला बंदा जो कि 100 पायरेट से लड़ गया, वो भी सिर्फ 2 कुल्हाड़ियों की हेल्प से, वो कितना ज्यादा खतरनाक होगा। उसी चैप्टर के अंदर हम लोग को ये चीज भी बता दी गई थी कि ये जो स्कॉपर गैबन है वो रॉजर और रेली के बराबर था। अब स्कॉपर गैबन जो था वो काले बालों वाला साकामोटो था, मतलब अपने प्राइम में उसने ये सारी चीजें करी थी, लेकिन अभी वो बूढ़ा हो चुका है और वो 20 साल से अल्बाफ के अंदर रहा है। अब अगर हम लोग उसकी पावर्स के ऊपर बात करें तो हो सकता है उसके पास ऑल 3 टाइप्स ऑफ हाकी हो, जो कि हम लोग को कंफर्म नहीं पता। उसकी पावर्स के बारे में हमें कुछ भी कंफर्म नहीं पता, इसलिए हम बस यहाँ पर अपना अनुमान लगा रहे हैं। अनुमान कुछ ज्यादा ही गहरी हिंदी हो गया, लेकिन तुम लोग समझ लेना। उसकी पावर्स में सबसे पहला पॉइंट तो यही आता है कि उसके पास ऑल 3 टाइप्स ऑफ हाकी, और अगर तीनों टाइप की हाकी नहीं है उसके पास तो उसके पास ऑब्जर्वेशन हाकी और आर्मनेंट हाकी तो पक्का ही होगी, जो कि एवरेज है भाई किसी भी वन पीस के स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के लिए। तो अब उसके पास कॉन्करर्स हाकी भी होनी चाहिए क्योंकि वो रॉजर के इक्वल माना जाता था, और रेली भी कॉन्करर्स हाकी को यूज कर ही सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग को उसकी पावर्स के बारे में कोई एक कंफर्म पॉइंट पता है तो वो ये है कि वो 2 एक्सिस का इस्तेमाल करता है, मतलब 2 कुल्हाड़ी रहती है उसके हाथ में और वो उन्हीं से लड़ता है। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि भाई ये चलाने काटने में तो माहिर है ही। तुम लोग इसको एक तरह से स्वॉर्ड्समैन वाली कैटेगरी में रख सकते हो, जो कि जहाँ ये फिट बैठ जाएगा। अब इसकी पावर्स में मैं एक चीज अपनी तरफ से ऐड करना चाहूंगा, जो कि होगा एक डेविल फ्रूट, और इसका डेविल फ्रूट इसको पावर देगा वर्लपूल्स क्रिएट करने की। नाउ अब देखो इस चीज के आगे हम लोग बात करने वाले हैं एक थ्योरी के ऊपर, जिसके ऊपर तुम लोग पक्का यकीन मत करना। वैसे अभी जो बातें बताई उनके ऊपर भी पूरी तरह से यकीन मत कर लेना, क्योंकि अभी तक मैंने तुम लोग को जो चीजें बनाई वो पास्ट था उसका बेसिकली, और थोड़े बहुत हम लोगों ने अपने गैजेस लगाए थे कि उसके पास ये पावर्स हो सकती हैं। लेकिन अब हम लोग जो बातें करने वाले हैं वो टोटली थ्योरी के ऊपर बेस होने वाली है, कोई भी पक्का कंफर्मेशन नहीं पता हम लोगों को। हम बस कुछ पॉइंट्स लेकर थ्योरीज बना रहे हैं और उन्हीं थ्योरीज के ऊपर बात भी कर रहे हैं। लेकिन ये जो थ्योरी है वो बताने से पहले मैं तुम लोग को उस एक सवाल का जवाब दे देना चाहता हूँ जो तुम्हारे मन में अभी तक घूम रहा होगा। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कह दिया था कि इसकी पावर से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लगा लेना, क्योंकि इसकी पावर्स हमें डिसअपॉइंट करने वाली है ना। अब मेरा उस चीज को कहने के पीछे का मतलब क्या था, देखो जैसा कांड रेली के साथ हुआ है तुम शायद उसको भूले तो नहीं होगे। अगर भूल गए तो मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूँ। जब रेली को इंट्रोड्यूस करवाया गया था तो वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जब 2 साल का टाइम स्किप आया तो उसके बाद उसकी एक बार भसड़ हुई थी ब्लैक बियर्ड पायरेट से, एंड उस टाइम पर रेली ने खुद ये बात कही थी कि भाई इस पॉइंट पर मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे में इतनी ज्यादा ताकत नहीं बची कि मैं ब्लैक बियर्ड से इक्वल फुटिंग पे लड़ सकूं। इसका सीधा मतलब ये होता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ रेली की पावर्स घट चुकी हैं, अब वो उतना नहीं लड़ सकता। तो क्या यही सेम रीजन अपने स्कॉपर पर अप्लाई नहीं होता क्या? स्कॉपर की भी एज भाई बढ़ चुकी है और वो उसका हुलिया तुम लोग अगर देखोगे तो आसानी से उसमें पता चल जाएगा कि वो भी बूढ़ा हो चुका है। अब हाँ, नया नया इंट्रोड्यूस करवाया गया तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको एकदम से ही ऐसा नुल कर दोगे, एकदम से ही मार दोगे कि कोई पावर नहीं है इसके पास। नहीं, हम लोग को हो सकता है कि थोड़े बहुत चैप्टर्स में उसकी पावर दिखाए जाएं, लेकिन जब मेन बैटल की बारी आएगी तो शायद ऐसा हो सकता है कि हमें उसकी पावर्स कम दिखा दी जाए, क्योंकि भाई ये बंदा बूढ़ा हो चुका है, उस लेवल पर नहीं लड़ सकता जो अपने प्राइम पर था ये। इसीलिए मैंने कहा कि इसकी पावर्स तुम लोग को डिसअपॉइंट करेंगी, क्योंकि जो बड़ा बैटल आने वाला है उसमें इसका कोई बड़ा रोल होगा ये तो तुम लोग भूल ही जाओ। मतलब होगा, लेकिन उतना भी बड़ा नहीं होगा जितना तुम लोग एक्सपेक्ट करके बैठे हो। जितनी पावर्स तुम लोग सोच रहे हो कि तुम्हें दिखाई जाएंगी वो शायद से अगले कुछ चैप्टर्स के अंदर दिखा दी जाएंगी, उसके बाद नहीं दिखाई जाएगी। और हाँ, इसका भी शायद वही हाल होगा जो रेली के साथ हुआ, क्योंकि अगर इसके साथ नहीं किया तो मैं रेली के साथ जस्टिस नहीं मानता। उसको भी पावर्स दो भाई,
वो मेरा फेवरेट था एक टाइम पे। तो देखो अब थ्योरी की बात कर लेते हैं कि क्या अपना स्कॉपर गैबन मैन मार्क्ड बाय फ्लेम हो सकता है। वन पीस के अंदर फिलहाल हम लोग को मैन मार्क्ड बाय फ्लेम्स के बारे में जितना बताया मैं तुम लोग को एक बार बता देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये बंदा एक बर्न मार्क लेके घूमता है, मतलब इसके चेहरे पर, इसकी बॉडी पर कहीं ना कहीं तुम लोग को जला हुआ निशान मिल जाएगा, जो इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और इसकी दूसरी सबसे बड़ी पहचान ये है कि ये बंदा एक पिच ब्लैक शिप को सेल करता है। इसके बारे में जो दो सबसे बड़ी बात कही जाती है वो ये है कि जो भी इसकी शिप के पास जाता है वो किसी वर्लपूल में डूबकर मर जाता है, क्योंकि ये बंदा वर्लपूल्स को क्रिएट कर सकता है खुद से। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि वन पीस की चाबी, जो आखिरी चाबी है, यानी कि चौथा रोड फोनिग्लिफ, वो इसी बंदे के पास है। अब देखो मैंने स्कॉपर की पावर्स में ये कहा था कि हो सकता है कि स्कॉपर के पास एक डेविल फ्रूट भी हो जो उसको अलाउ करता हो वर्लपूल्स क्रिएट करने के लिए, तो वो उसका रीजन यही था। जस्ट अ थ्योरी, कोई मेरे पास लॉजिकल प्रूफ नहीं है, इसलिए मैं बस कह रहा हूँ, यकीन मत करना, मान लो हो सकता है और मान के भूल जाओ, सुन के भूल जाओ, मेरा मतलब है। अब ये जो मैन मार्क्ड बाय फ्लेम्स है इसका मेंशन हो रहा है वानो कंट्री के एंड के टाइम से। देखो वानो कंट्री के एंड तक स्ट्रॉ हैट्स के पास 3 रोड पोनिग्लिफ्स आ चुके थे, जो कि भाई पहला उन लोगों ने जो से ले लिया था, दूसरा बिग मॉम से चुरा लिया था, और तीसरा काइडो से लड़ने के बाद, उसको हराने के बाद उन्हें मिल गया था। रही बात चौथे और आखिरी रोड पोनिग्लिफ की, तो वो इनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसके बिना वन पीस को नहीं ढूंढा जा सकता। और यही इस चौथे रोड पोनिग्लिफ के टाइम पर ही अपने मैन मार्क्ड बाय फ्लेम्स को इंट्रोड्यूस कराया गया था, जहां पर सबसे पहले इसकी बात करी थी अपने ब्लैक बियर्ड और कुजान ने। ये दोनों जब पहली बार मिले थे तो आपस में इसी के ऊपर बात कर रहे थे, और इसके बारे में इन्होंने सेम चीजें कही जो मैं तुम लोग को बता चुका हूँ कि भाई ये बंदा एक पिच ब्लैक शिप को सेल करता है, इसके पास आखिरी रोड पोनिग्लिफ है, और जो भी इसकी शिप के पास जाता है उसको डुबा देता है। और ये जो चौथा रोड पोनिग्लिफ है उसके बारे में भी एक चीज कही जाती है कि इसको आज तक कोई भी नहीं ढूंढ पाया है, क्योंकि इसको ढूंढना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है इस दुनिया का। रॉजर की डेथ के बाद से ये किसी को भी नहीं मिला, कोई माइकल लाल ऐसा पैदा ही नहीं हुआ जो आखिरी रोड पोनिग्लिफ को ढूंढ सके। और इन्हीं सारी चीजों के बीच में इस स्टोरी ने भी जन्म ले लिया कि भाई उस आखिरी रोड पोनिग्लिफ एक ऐसे बंदे ने संभाल कर रखा हुआ है जिसके चेहरे पर या फिर बॉडी पर कहीं भी बर्न स्कार का मार्क है, और वो पूरी पिच ब्लैक शिप को सेल कर। और वन पीस कम्युनिटी में एक और बात भी घूमती है कि भाई जब ये बंदा यानी मैन मार्क्ड बाय फ्लेम अपीयर हो जाएगा एनिमे के अंदर या फिर मांगा के अंदर, तो तुम लोग समझ लो स्टोरी खत्म होने वाली है। स्टोरी ज्यादा दिनों की नहीं बची और इस बंदे के आते ही स्टोरी खत्म होने वाली है। यहाँ पर मैन मार्क्ड बाय फ्लेम्स का मेंशन शिर्यू ने भी किया था, और उसने इसको लेकर ये चीज कही थी कि ये जो मैन मार्क्ड बाय फ्लेम्स है वो शायद सरकार के लिए काम करता है, क्योंकि चौथा रोड पोनिग्लिफ इसी ने संभाल कर रखा हुआ है, और इसने इसलिए उसको संभाला हुआ है ताकि कोई भी इसको हासिल कर वन पीस के पास ना पहुंच सके। लेकिन ये जो इतनी सारी चीजें कही गई हैं वो सच्ची नहीं है, या फिर तुम लोग एक तरह से ये कह सकते हो कि पूरी तरह से सच्ची नहीं है, क्योंकि मैन मार्क्ड बाय फ्लेम्स असल में है कौन किसी को नहीं पता। वो क्या करता है, क्या पावर्स हैं उसकी, वो कैसा दिखता है, नहीं कोई आइडिया नहीं है हमें। बस 2 प्रूफ्स हैं हमारे पास, पिच ब्लैक शिप को सेल करता है और उसके पास एक बर्न मार्क है। अब बात कर लेते हैं कि स्कॉपर कैसे अपना मैन मार्क्ड बाय फ्लेम्स हो सकता है। मैं बहुत बार ये वर्ड बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे दूसरा वर्ड नहीं पता, और मैं दूसरा वर्ड बोलना भी नहीं चाहता, मुझे ये बोलने में कूल लगता है, मैन मार्क्ड बाय फ्लेम्स। हाँ, हम बात कर रहे थे कि कैसे स्कॉपर हो सकता है ये आदमी। तो देखो सबसे पहले तो स्कॉपर के ऊपर हम लोगों ने देख लिया है कि उसके माथे के इस तरफ को एक बर्न मार्क है, मतलब कोई ना कोई तो ऐसा निशान है जो उसको आग की वजह से यहाँ पर लगा था। तुम लोगों ने पिछले चैप्टर के लास्ट पैनल में आराम से उस चीज को देख ही लिया होगा। इसी के अलावा ये बंदा रॉजर के क्रू में था, इसने वन पीस को भी ढूंढ रखा है और ये पूरी दुनिया की सच्चाई जानता है। तुम्हें पता ही हुआ कि वन पीस मिलने के बाद रॉजर पूरी दुनिया की सच्चाई जान चुका था, और जितने भी उसके क्रू में लोग थे शैंक्स और बगी को छोड़कर, वो सारे वन पीस की सच्चाई को जानते हैं, मतलब दुनिया की सच्चाई को। अभी देखो वन पीस का जो चैप्टर 631 आया था उसकी कवर स्टोरी को अगर तुम लोगों ने देखा हो और तुम लोग को अभी भी वो याद हो, तो उसमें हम लोगों को ये बंदा यानी कि स्कॉपर गैबन दिखाया गया था क्रोकस से मिलता हुआ। अब उस टाइम पर उसका बैक साइड दिखाया था, मतलब उसको पीछे से दिखाया था, तो लोग समझ नहीं पाए थे कि ये बंदा एक्चुअली में है कौन। लेकिन क्योंकि अब जब उसका इंट्रोडक्शन ही करवा दिया गया तो हम लोग को कंफर्म हो चुका है कि वो जो चैप्टर 631 वाला बंदा था वो स्कॉपर ही था। लेकिन मैं तुम लोग को ये चीज यहाँ पर क्यों बता रहा हूँ, तो इस चीज को बताने के पीछे मेरा बस एक ही रीजन है, और वो ये है कि इस चीज के हिसाब से तुम लोग ये समझ लो कि जो स्कॉपर है वो ट्रैवल करता है, वो लोगों से मिलने जाता है और एल्बाफ से बाहर निकलता है। क्योंकि मैंने जो तुम लोग को पहले बताया कि जो मैन मार्क्ड बाय फ्लेम्स है वो स्कॉपर हो सकता है, तो तुम लोग ये भी कह सकते हो कि भाई ये बंदा पिछले 20 साल से एल्बाफ के अंदर है, वो कैसे किसी पिच ब्लैक शिप को सेल करता है, क्योंकि हम लोग को तो बताया नहीं गया कि इसके पास कोई शिप भी है या फिर ये एल्बाफ से बाहर भी जाता है। तो सबसे पहली चीज तो ये तुम लोग को पता चल गई है कि वो एल्बाफ से बाहर जाता है। अब रही बात शिप की, तो उसके बारे में कंफर्म नहीं कह सकते, मैं मानता हूँ। और जो ये बाहर निकलने वाली बात है, तुम लोग ये भी कह सकते हो कि भाई एक ही चैप्टर में तो दिखाया था, हो सकता है बस एक ही बार बाहर निकला। तो भाई मैन मार्क्ड बाय फ्लेम्स के बारे में कोई भी अच्छे से नहीं जानता, और उसका सिर्फ एक ही रीजन हो सकता है कि लोगों ने इसको देखा ही नहीं है ढंग से। ये बंदा बाहर ही बहुत कम बार निकला है, और जब भी ये बंदा निकला है और जो भी इसे टकराया है इसने सबको डुबा दिया।
और 1 2 या फिर 4 5 बार ही ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं और ये इंसिडेंट इतने बड़े हैं कि लोगों की अटेंशन इसने बहुत ही जल्दी ग्रैब कर ली। अब मुझे जो ये क्लैरिफिकेशन देनी थी कि ये बंदा मैन मार्क्ड बाय फ्लेम्स है, वो मैंने दे दी। अब तुम लोग अपने हिसाब से देख लो कि तुम इस पॉइंट को कहां पर सूटेबल मानते हो और कहां पर सूटेबल नहीं मानते। और रही बात व्हर्लपूल्स बनाने की, तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि ये मेंशन तो नहीं किया गया मांगा के अंदर अभी तक, लेकिन हो सकता है कि स्कॉपर के पास एक डेविल फ्रूट हो जो उसको व्हर्लपूल्स क्रिएट करने में हेल्प करता। अब ये चीज मैं कोई पॉइंट नहीं दे सकता इसके बारे में, क्योंकि कोई पॉइंट मुझे मिला ही नहीं। तुम लोग इसको डिनाई करो या फिर इसको एक्सेप्ट करो या फिर बस सुन के छोड़ दो, वो टोटली तुम्हारे ऊपर है। लेकिन मैं इस चीज को पर्सनली मानना चाहता हूँ कि स्कॉपर ही अपना मैन मार्क्ड बाय फ्लेम्स है, इसलिए मैं ये सारी चीजें तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ। अब देखो, इस वीडियो के एंड पर हम लोग आ चुके हैं और अब मैं तुम लोग को जो बताने वाला हूँ वो सुनकर शायद तुम लोग मुझे पागल कह सकते हो, लेकिन ये मेरी पर्सनल चॉइस है। देखो, स्कॉपर गैवन ने लूफी के बारे में काफी कुछ सुना होगा एंड उसने जितनी भी चीजें लूफी के बारे में सुनी होंगी उसको शायद ये चीज पता चल गई होगी कि वो लूफी ही है जो इस दुनिया को फ्री करवाएगा, जो वन पीस को ढूंढेगा रॉजर के बाद, और जो जॉय बॉय का असली रीइंकार्नेशन है। इसीलिए उसने लास्ट रोड पोनीगल्फ को छुपा कर रखा हो, किसी को दिया ना हो और किसी के भी हाथ ना लगने दिया हो, ताकि वो सही समय आने पर उसको लूफी को दे सके। ये चीज तो तुम लोग को ही पता होगी कि जब एल्बाफ की स्टार्टिंग हुई थी कि कोई बंदा हम लोग को शैडोज में दिखाया गया था और वो यही कह रहा था कि मैं तुम लोग का इंतजार कर रहा हूँ मुगीवारास कब आओगे, और वो बंदा हम लोग को अब पता चल चुका है कि स्कॉपर ही था। तो स्कॉपर का लूफी का इंतजार करने के पीछे आखिर क्या रीजन हो सकता है? मेरी नजरों में तो बस एक ही है कि वो लूफी को वो लास्ट रोड पोनीग्लिफ देना चाहता है। लेकिन उससे पहले कई जगह पर मैंने ये चीज भी पढ़ी है कि स्कॉपर, जैसे रेली ने लूफी को ट्रेनिंग दी थी हाकी सिखाने में, वैसे ही स्कॉपर भी लूफी को ट्रेनिंग देगा कोई एक खास तरह की चीज सिखाने में, लेकिन वो चीज होने नहीं वाली। अब देखो, मैं तुम लोग को अगर अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि रेली ने जितनी ट्रेनिंग देनी थी लूफी को वो दे दी उसने। अब लूफी को सब कुछ आता है, क्योंकि ये चीज शैंक्स ने भी कह के रखी है कि भाई अब टाइम आ चुका है वन पीस को एक्वायर करने का, और वो चीज शैंक्स ने अपने लिए नहीं कही थी। उसने कहा था कि वन पीस को उखाड़ने का टाइम आ गया, ये नहीं कहा था कि हम ही जाकर उखाड़ेंगे। शैंक्स का वहां पर ये मतलब हो सकता है कि भाई वन पीस को हासिल करने का टाइम आ चुका है और अब हमें लूफी की हेल्प करनी होगी उसको हासिल करने में, और हम लूफी को और वन पीस को प्रोटेक्ट करेंगे। और रही बात इसमें स्कॉपर पे रोल की, तो स्कॉपर ही वो आखिरी चाबी है जो लूफी को उसका एड्रेस देगा। मतलब वो एक लास्ट रोड पोनीग्लिफ वो स्कॉपर ही लूफी को देगा और इसके मिलते ही लूफी पहुंच जाएगा अपने लाफ टेल पर। लेकिन लाफ टेल में जाने से पहले भी बहुत सारा रोड़ा होना बाकी है, क्योंकि एल्बाफ चल रहा है, वो शुरू ही हुआ है अभी, और इसी के बीच में हम लोग को एल्बाफ की हिस्ट्री के बारे में जानना बाकी है, लोकी के बारे में भी जानना बाकी है, और सबसे बड़ी बात कैसे भूल सकते हैं, एल्बाफ के अंदर ही तो अपने गॉड उसप का एक बहुत ही बड़ा पावर अप होने वाला। ये सारी चीजें जब तक नहीं हो जाती तो हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं भाई? तुम लोग खुद ही सोच के देखो, एल्बाफ के ऊपर अभी अच्छा खासा टाइम लगने वाला है, लेकिन इसी सारे टाइम के बीच में स्कॉपर लूफी को टेस्ट करेगा कि क्या वो सच में रेडी है वन पीस को क्लेम करने के लिए, और जब उसको ये चीज सच में पता चल जाएगी वो मान लेगा कि हाँ भाई लूफी रेडी है, उसके बाद ही वो लूफी को वो आखिरी रोड पोनीग्लिफ देगा। और इसी के साथ साथ अभी ये भी मत भूलो कि काफी सारी चीजें बाकी हैं वन पीस के अंदर रिवील होना, जो शायद हम लोग को एल्बाफ आर्क में ही बता दी जाए। तो एल्बाफ तो काफी टाइम तक चलने वाली है, लेकिन अगर जो मैंने कहा वो सब सच होता है तो वन पीस का एंड करीब है, क्योंकि मैन मार्क्ड बाय फ्लेम्स अपीयर हो चुका है मेरी नजरों में। तो अब तुम्हारी नजरों का मुझे नहीं पता, तुम्हारी नजर जो कहती है मुझे कमेंट में बता देना। बाकी इस वीडियो के लिए तो बस इतना ही। मैं तुमसे मिलूंगा फिर किसी अगले वीडियो में, शायद वन पीस के ऊपर ही होगा, तो पता नहीं मुझे। बाकी तब तक के लिए तुम मेरा सायोनारा एक्सेप्ट कर लो।